in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी छत्तीसगढ़ की राजनीति की, जो सिर्फ टब्बल चल रहा है उसके बारे में बात होगी। भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की बात होगी। बात 2018 के उस फॉर्मूले की होगी जो कांग्रेस के अंतापुर के बाद अब सड़कों पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, 2.5 साल की सत्ता का फॉर्मूला। तो अभी रायपुर में क्या हलचल है, भूपेश बघेल ने आला कमान के सामने क्या बोला और विधायकों को क्या कम्युनिकेट किया, पीएल पुनिया के सामने किस तरह की रणनीति हो रही है जो वहां के प्रभारी हैं, प्रदेश में भविष्य में जब चुनाव होंगे तब इसका क्या असर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी इस तब्दीली को कितने गौर से देख रही है, विधायक दल में क्या हलचलें हैं, दूसरे राज्यों में क्या है, और भूपेश बघेल को क्या राजनीतिक प्रस्ताव दिया गया है मुख्यमंत्री पद से उतरने के लिए, और टीएस सिंहदेव ने क्या कहा है, इन सब पर बात करेंगे। कुछ जानकारी मेरे पास है और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे इनका जो परिचय दिया गया मैं एज इट इज बता देता हूं। किसी से न दबने वाले पत्रकार, ऐसे रायपुर के स्वतंत्र पत्रकार याज्ञवल्क्य जी, नाम भी कमाल का है आपका, एक अद्भुत ऋषि के नाम पर, श्रेष्ठा के नाम पर, मंत्र प्रणेता के नाम पर। तो याज्ञवल्क्य जी, मैं पहली चीज ये पूछना चाहता हूं कि ये बड़ी अप्लाइड थ्योरी है, मतलब कि विधायक दल का प्रेशर इतना बना दो कि आला कमान को झुकना पड़े, है ना। तो जब इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को दिल्ली तलब किया गया, फिर ये खबरें आई कि साहब उनसे तो 10 मिनट ही मिले, इनसे 1 घंटा चर्चा हुई, फिर वो रूटीन के बयान आए कि जी सत्ता परिवर्तन के बारे में कोई बात नहीं हुई, रेगुलर मसलों पर, नीति के मसलों पर जानकारी के लिए आए थे। लेकिन अब हम जिस तरह से विधायकों की लामबंदी देख रहे हैं तो क्लियरली खेल समझ में आ रहा है। आपके हिसाब से अभी रायपुर में क्या क्या घट रहा है? देखिए, जो घट रहा है वो सब राजधानी देश की दिल्ली में घट रहा है। कल से लेकर आज तक 3 जो दिल्ली के विमान हैं, तीनों में विधायक गए हैं और विधायकों की जो अब तक अलग अलग संख्याएं हैं, कोई उसको 28 बताता है, कोई 32 बताता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब वो 48 के आसपास विधायक हैं, जिनमें मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, ये 3 मंत्री हैं। और इसके अलावा विधायकों की संख्या, इनमें जो गौरतलब चीज है वो ये है कि अधिकांश विधायक वो हैं जो पहली बार ही जिनका विधायकी का दौर चल रहा है, और ये भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में या कि जबकि वो पीसीसी चीफ थे उस दौरान उनकी खोज थे और उनके जरिए उनको टिकट मिला और फिर वो चुनाव लड़े और वो जीत पाए थे। तो भूपेश बघेल के समर्थकों के रूप में ही इनकी गिनती होती है, पहली बार के विधायक हैं। चुनिंदा ऐसे जो मैं लिस्ट देख पा रहा था उसमें मुझे बृहस्पति, चिंतामणि समेत 1-2 विधायक और थे जो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये दूसरी बार जीते हुए हैं या इनका दूसरा टर्म हो चुका है, अभी तीसरे टर्म में है। तो इसको सौरभ भी समझना है कि इन विधायकों के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, 2 बार का, 3 बार का क्या मसला है, ये किधर से आए हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, उस समय जाना पड़ेगा जबकि नई नई सरकार ही बनी थी, बहुमत आया ही था, तब ये कहाँ से 2.5 साल का कहानी क्रिएट हो गया था, ये तब गल्प थी या तथ्य था, तब इसको गल्प क्यों कहा गया, अब ये तथ्य के रूप में क्यों सामने है, वो लंबी कथा हो जाएगी सौरभ जी। अरे बताइए ना, कथा सुनने ही आए हैं। देखिए, जो कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था, जब विधानसभा चुनाव आया, तो कांग्रेस की ये थोड़ी अजीब लगी थी बात, मगर उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग है जिसमें रायगढ़ जिले को जोड़ दिया जाए तो करीब 27 सीटें होती हैं। एक इलाका मध्य छत्तीसगढ़ का है जो कोरबा से शुरू होता है और बिलासपुर पार करते हुए नांदघाट तक जाता है। एक इलाका मध्य दक्षिण छत्तीसगढ़ का है जिसमें बस्तर भी है, और मध्य छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पैच है जो पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य जहां पर है। आप जैसे ही दक्षिण बस्तर पहुंचेंगे तो वहां पे वो ट्राइबल बाहुल्य हो जाता है। तो इन इलाकों में उत्तर सरगुजा में, जहां पर की सरगुजा है, कांग्रेस की तरफ से प्रचार में ये कहा गया, अधिकृत नहीं, प्रचार में, कि ये जो चेहरा है जिसका नाम टीएस सिंहदेव है, ये मुख्यमंत्री के सशक्त दावेदार होंगे। जैसे ही आप मध्य छत्तीसगढ़ कोरबा की ओर बढ़ते, ये नाम चेंज हो गया, ये नाम चरणदास महंत का हो गया कि चरणदास महंत मुख्यमंत्री होंगे। और आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसे मध्य छत्तीसगढ़ को छूते हुए आप दक्षिण की ओर जाएंगे, तब कहा गया पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। यानी कहीं पर भी कोई क्षेत्र के हिसाब से, जाति
या व्यक्ति का नाम सामने आया, मगर वो कोई स्थिरता नहीं रही है उसमें। लेकिन जिस इलाके के वोटर ने वोट किया था उसको ये बताया गया था कि अमुक व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री हो सकता है। जाहिर सी बात है कि लोगों ने जो वोट किया था उस वोट के पीछे जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का वो बहुत आकर्षक था, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसका असर था ही। और उसके साथ साथ हर स्थानीय को मुख्यमंत्री के रूप में आपने प्रोजेक्ट कर दिया, वो एक मुद्दा था। बहरहाल करीब 67 सीटों पे कांग्रेस आई और बहुत प्रचंड बहुमत था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा ऐसा बहुमत कहीं भी कांग्रेस को नहीं मिला था जिस बहुमत के साथ वो आई। और जिस बुरी तरीके से बीजेपी सिमटी वो तो खैर रिकॉर्ड में है। लेकिन इसके बाद जब ये मसला आया कि मुख्यमंत्री बनना है तो इसको लेके बहुत सी स्पष्ट बात है सौरभ जी, कि ये विषय दिल्ली आया। दिल्ली में जब ये सब पहुंचे, जिसमें चरणदास महंत थे, टीएस सिंहदेव थे, भूपेश बघेल जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो थे, ये पहुंचे। और ताम्रध्वज पीएल, साहू, मैं बता रहा हूँ वो कहाँ से आए। ये जब पहुंचे तो इनको पीएल पुनिया जी के जरिए राहुल गांधी जी के पास ले जाया गया और वहां पर ताम्रध्वज साहू अवतरित हुए जो कहीं पर भी पिक्चर में नहीं थे। और वहां पर राहुल जी की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग, मैं उनका नाम बिल्कुल सौरभ भाई मिस कर रहा हूं, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, खड़गे 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 जी के पास इनको भेजा गया इन सभी को। और वहां पर ये बताया गया कि पुनिया जी कुछ देर में आपको सूचित करेंगे कि नेतृत्व तो कौन करेगा। और वहां पर पुनिया जी के जरिए ये सूचना इन चारों को ही दी गई कि आला कमान ने तय किया है ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री होंगे। और जैसे ही ये सूचना आई तो भूपेश, टीएस और चरणदास महंत तीनों ने बधाई दी। ताम्रध्वज वहीं थे। बधाई देने के बाद अचानक ये कहा जाता है कि भूपेश बाहर निकले, उनके पास किसी का फोन आया। फोन से उन्होंने स्थितियों को बताया और वहां से जो उनके पास निर्देश या जो सलाहियत आई उस सलाहियत के अनुरूप वो अंदर आए। और उन्होंने ये कहा दो टूक कि मैं बधाई देता हूं आला कमान के निर्णय के साथ हूं, पर मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। बिल्कुल यही शब्द टीएस सिंहदेव के थे। और चरणदास महंत न्यूट्रल थे, उन्होंने कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो आला कमान का निर्णय है उसका पालन होना चाहिए। जैसे ही ये स्थितियां पीएल पुनिया को समझ में आई कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, हम समर्थन देते हैं, वो समझ गए और उन्होंने तुरंत राहुल गांधी को वापस सूचना भेजी और ये इनको फिर बुलाया गया 12 तुगलक रोड राहुल गांधी के निवास पे, और वहां पर इनको बैठाया गया दोनों को। उसके बाद ये कहा गया राहुल के द्वारा कि आप दोनों ही तय कर लीजिए क्या करना है। और उसके बाद बाहर आने के बाद 2.5 साल की बात इन दोनों के द्वारा कही गई। ऐसा सियासत के भीतर खाने दर्ज है। अब इसकी गवाही या तो भूपेश दें, या तो टीएस सिंहदेव दें, या खुद राहुल गांधी दें। जाहिर सी बात है कई चीजें बोली नहीं जाती हैं, बताई नहीं जाती, वो सिर्फ समझी जाती हैं या फिर स्थितियों में समझ में आता है कि बात सही थी या नहीं। तो प्रथम 2.5 साल का जो हिसाब किताब था वो भूपेश बघेल जी के हाथ आया। दूसरे 2.5 साल का जो विषय था वो टीएस सिंहदेव के पास था। लेकिन जैसे ही सरकार के बनने के 3-4 महीने गुजरे, छत्तीसगढ़ की राजनीति ने महसूस किया कि सब कुछ सही नहीं है। सिंहदेव की तरफ से जाने वाले परवाने, सिंहदेव की तरफ से जाने वाले आदेश, उनकी जिस तरीके से खुली अवहेलना होती थी, वो लगता था कि एक प्रकार से खुला संकेत है कि आप इस व्यक्ति के द्वारा जारी किसी भी पत्र को कोई अहमियत मत दीजिए। इसके पीछे जाहिर सी बात है सत्ता के पीछे प्रतियोगिता है। अब सौरभ भाई कोई सरपंच हो, उसको आप कहें 2.5 साल बाद तुमको हटना है, तुम हट जाओ, तो कहाँ हटने वाला है? तो ये तो मुख्यमंत्री का पद था। तो ये रस्साकशी चलती रही। ये खबरें भी है कि हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को लेकर भी गतिरोध आया था और यही कारण था कि टीएस सिंहदेव कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्होंने अपने निजी व्यय से जितने बार जब प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया किराए में लेके, वो रिकॉर्ड है। वो कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी कि छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री को कहीं भी जाना हो तो फिर उसने निजी तौर पे अपना विमान या हेलीकॉप्टर ले लिया हो। तो ये सारी स्थितियां चलती रही, लंबे अरसे तक चलती रही। लेकिन इसमें जो चरमोत्कर्ष आया जबकि 2020 के अगर मुझे गलत याद नहीं है तो ये करीब अगस्त सितंबर का महीना होगा, जबकि सरगुजा समेत कई सरहदी इलाकों के विधायकों तक एक टीम पहुंची, जिस टीम ने सीधे तौर पर यह पूछा कि आपकी निष्ठा किसके साथ है, आप क्या सिंहदेव के साथ रहना चाहेंगे या कि
भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है, आप उनके प्रति क्या राय रखते हैं। ये बेसिकली एक सर्वे नहीं था, ये उन लोगों को तोड़ने या जोड़ने की कवायद थी जो कि किसी या तो तटस्थ थे या सिंहदेव की तरफ के माने जाते थे। और उसके बाद ये संख्या बढ़ी और उसमें से कुछ लोग जो कि पहले सरगुजा पैलेस के करीबी माने जाते थे, जिनकी राजनीतिक सियासत विरासत ही सरगुजा पैलेस के बनस्बत थी, टीएस सिंहदेव जिसके कारक माने जाते थे, वो टूटे और उनकी नजदीकियां सीधे तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नजर आने लगी। इस सर्वे के बाद ही संसदीय सचिव पद का ऐलान हुआ और संसदीय सचिव के पद के रूप में जिन लोगों के नाम शामिल हुए वो नाम स्पष्ट कर रहे थे कि उस सर्वे का क्या असर है। और उसी के साथ फिर जो लास्ट अपन कहना चाहेंगे कि वो मतलब शायद वो आखिरी कील साबित हो गया, वो बृहस्पति का एपिसोड था जब विधायक बृहस्पति सिंह ने ये आरोप लगा दिया। वो रोड रेस का एक मामला था, रोड रेस की घटना थी जिसमें बहस हुई, बहस की तरह ही रही और उसके बाद बहस करने वाला डांट डपट करके निकल गया और 1.5 घंटे के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई और बृहस्पति जी का बयान आ गया कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या कराना चाहते हैं। तो इसने जो चरम की स्थिति अपनाई उसके बाद का सारा समीकरण है। और ये ठीक उस समय हुआ जबकि 2.5 साल की समयावधि पूरी हो रही थी। इस बीच में जब भी सिंहदेव से बात हुई है सौरभ जी की क्या आप ये 2.5 साल की जो बातें आती है क्या आप इसको स्वीकारते हैं, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने हमेशा कहा कि आला कमान ही तय करता है। मुख्यमंत्री बिलासपुर में उन्होंने एक बयान दे दिया था टीएस सिंहदेव ने कि मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए भी रहते हैं और 10 साल के लिए भी होते हैं, इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अर्जुन सिंह का हवाला दिया था और उसके बाद मामला गर्मा गया था और भूपेश बघेल जी ने तब बयान दिया था कि मुझे जब आला कमान कहेगा मैं तब इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की बातों का कहीं कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने हर मुमकिन तरीके से भूपेश बघेल जी ने खारिज ही किया था कि इस तरीके की कोई बात है या नहीं है, लेकिन ये बातें चलती रही और जैसे ही ये समीकरण आया है, ये जो स्थिति बनी बृहस्पति सिंह वाली, उसके बाद ये चरम पे चला गया। 2.5 साल की समयावधि पूरा हो गई और पूरे होते ही टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंचे। लेकिन इस सब पूरे कार्यक्रम में उनकी जो मौन की जो स्थिति थी वो मौन बना रहा। दिल्ली में वो आए, दिल्ली में मिलते रहे, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उनकी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई, पीएल पुनिया के जरिए उन्होंने मिलने का समय लिया और ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद का ये जो समीकरण है, ये जो नजारा है, ये आप देख रहे हैं कि पहले भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि ये विषय ही नहीं है, पीएल पुनिया कह चुके हैं कि कहीं कोई बात नहीं है, ये जो बातें कह रहे हैं इससे सरकार को अस्थिर करते हैं या शिगुफे छोड़े जाते हैं। लेकिन अगर शिगुफे थे, अगर इन बातों में सिर्फ बातें ही थी, कोई बात दूसरी ही नहीं थी, तो फिर 2-2 बसों में विधायक लेकर घूमने की जरूरत क्या पड़ गई है, क्या आवश्यकता पड़ गई है कि आप सोनिया गांधी से समय लें और सोनिया गांधी से आपको समय न मिले। फिर यह स्थिति बन रही कि आप एआईसीसी जा रहे हैं लेकिन आपको राहुल गांधी से मिलना है, तो राहुल गांधी से मिलने के लिए बाकी विधायकों को अनुमति नहीं है, आपको फिर एक हस्ताक्षरित पत्र लेकर जाना है। तो सारी चीजें स्पष्ट है, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि किसी मुख्यमंत्री या किसी भी राजनेता से ये कैसे अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो कह देंगे कि हाँ मुझे कहा गया है कि आप सम्मानजनक विदाई का रास्ता देख लीजिए, वो क्यों स्वीकारेंगे या उन्हें क्यों कहना चाहिए। तो भूपेश वही कर रहे हैं या वही अंदाज दिखा रहे हैं जो एक राजनेता को दिखाया जाना चाहिए। लेकिन मजेदार ये है कि सिंहदेव की चुप्पी 100 चीखों पे भारी है और उस मौन की गूंज बहुत साफ साफ सुनाई दे रही है। सर हम ये समझना चाहते हैं कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर उसको आपने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि ये बात निकल के कहाँ से आती है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 2.5 साल एक तरह से निष्कंठ लगभग राज किया भूपेश बघेल ने हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दिल्ली तक के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आते नहीं थे। हम तो ये सुनते थे कि उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच अप उन्होंने पार्टी को दोबारा एक तरह से रिस्ट्रक्चर किया, रिब्रांड किया, वहां पे उनके बदौलत इलेक्शन जीते, उनको फिर डिप्यूट किया जाता है असम, जहां पे कांग्रेस पार्टी में इनफाइटिंग थी, वहां जाकर के वो एक दूसरे सूबे में पार्टी के इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी इतनी तारीफ के बीच में, भूपेश बघेल के काम को छत्तीसगढ़ की जनता ने कैसा आंका? देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राय, अलग अलग नजरिया छत्तीसगढ़ में रहा है इसमें, लेकिन कोई दो मत नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भूपेश बघेल के आक्रामक तेवर
ही वो कारण थे, वो उनका अंदाज ही वो कारण था कि कांग्रेस पूरी ताकत से सत्ता में लौटी। लेकिन रथ के दो चक्के थे। एक तरफ टीएस सिंहदेव की शालीन विनम्र छवि थी, घोषणा पत्र का उनका जो मजमून उन्होंने जो तैयार किया था वो था, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल की आक्रामकता थी। आप दोनों को अलग कर देंगे तो कांग्रेस के उस नतीजे पर असर पड़ जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल ने काम किए हैं, निश्चित तौर पे उसका असर पड़ा। हालांकि क्रियान्वयन को लेके विपक्ष आरोप लगाता रहा है बीजेपी को लेकर। फिर भी यदि मैं ये कहूं कि फिर वो विधानसभा हो या कि बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी को अब भी कांग्रेस पर हमला करने के लिए बहुत मुफीद चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उसके पीछे बीजेपी का अपना भीतरी गणित जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ने जो घोषणाएं की और भूपेश ने जितनी तत्परता के साथ उनका क्रियान्वयन किया है, अगर वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और ये किसानों की सरकार है, तो उनकी प्रारंभिक घोषणाओं से लेकर अब तक जितने भी उनके भाषण रहे हैं, जब भी जो बात रही है उसमें किसान उनका एक मुद्दा रहा है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो उनकी फ्लैगशिप योजना रही है, जिसको लेकर उन्होंने काम किया है, वो विवाद में है, उस पर सवाल उठते हैं। लेकिन अभी वो कोई विवाद सिर्फ विवाद है, अभी वो कोई आरोप के रूप में सामने नहीं आया है, बल्कि उनके पास आंकड़ों के रूप में चीजें हैं कि उन्होंने 10,000 एकड़ गांव की जमीन सुरक्षित कर ली है, जहां पे मवेशियों को बेहतर अब व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन प्रश्न है, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि उन्होंने काम किया है। हाँ, जनता के सामने जो परिलक्षित भूपेश हुए हैं, जिस रूप में भूपेश उसमें लोकप्रिय हैं, लेकिन टीएस की जो चुप रही है, सिंहदेव की जो चुप रही है, और सिंहदेव के साथ जो हुआ व्यवहार है, उसने सिंहदेव के प्रति सहानुभूति अर्जित कर दी है, इससे इनकार नहीं है। और 2.5 साल का विषय इस तरीके से आया है सामने कि अब लोगों को भरोसा होने लगा है कि बात कुछ ना कुछ तो थी, वरना ये इतना हंगामा क्यों बरप गया होता। याज्ञवल्क जी, मेरे 2 सवाल और हैं, और फिर मेरे पास जो जानकारी है वो भी मैं आपसे भी और नेता नगरी के दर्शकों से भी साझा करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस में ये सब हो रहा है, नेतृत्व परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहाँ नजर आ रही है आज की तारीख में? रमन सिंह का दौर क्या बीत गया, या वो अभी भी छत्तीसगढ़ में नेता नंबर 1 है? नई पौध क्या तैयार हो रही है? नई लीडरशिप कैसी है? एक जो दिल्ली की पॉलिटिक्स करती है सरोज पांडे, वो वाला गुट है ना, पुरंदेश्वरी को वहां पे प्रभारी बनाया गया है। और जो भूपेश बघेल के आने के बाद से जिस मंडलाइजेशन या जिस ओबीसी असर्शन को हम यूपी बिहार में आज से 30 साल पहले देख चुके हैं, तो कई लोगों ने कहा कि ये वो दौर भी आ गया कि अब भाई सबको पॉलिटिक्स जो है वो ओबीसी प्लस आदिवासी वाली करनी पड़ेगी, और उसमें लीडरशिप को लेकर इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं। हाउ डू यू लुक एट इट कि जो पुराने चावल हैं, ब्रजमोहन हैं, रमन सिंह हैं और दूसरे लोग हैं वो, और नए में कौन उभर के आ रहे हैं लोग, और क्या रणनीति दिख रही है या क्या हो सकती है भविष्य में? देखिए सर, बीजेपी के अंदर जो 15 साल का समय रहा है, दरअसल हमको ये समझना पड़ेगा कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो क्या वो बीजेपी के लोकप्रियता की वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी, या जोगी को लेकर जो नाराजगी थी उसकी अभिव्यक्ति थी, जिसमें जोगी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो 70 सीटें मिलेंगी, यदि मैं ये 10 अपने लोगों को हरा देता हूं तो भी मेरे बहुमत पे असर नहीं पड़ेगा, मैं मुख्यमंत्री बन ही जाऊंगा और मुख्यमंत्री के लिए शेष चुनौतियां नहीं रहेंगी। यदि ये लाइन, इसमें ये विजन नहीं होता तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? तो इसका जवाब है नहीं बनती। अब 15 साल का समय जो बीता है, तो डॉक्टर रमन अब भी पूरे शक्तिशाली हैं और उन्होंने इसको कई अवसरों पर साबित कर दिया है। लेकिन जो सबसे कई मौकों पे आप एक सिरे से देखना पड़ेगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बना और वो किसकी मर्जी थी, नेता प्रतिपक्ष कौन बना, वो किसकी मर्जी थी, ब्रजमोहन जो उनके वरिष्ठतम सहयोगी रहे मंत्रिमंडल में, उनसे जो उनके रिश्ते हैं, क्या वो छुपे हुए हैं? वो कड़वाहट या जो असहजता का भाव है वो छुपा हुआ है क्या? वो बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है। तो जिनसे जो दूरियां हैं वो दूरियां हैं और वो छुपी हुई नहीं है। और जो संगठन में जो उनको चाहिए था डॉक्टर रमन को, उन्होंने बहुत कुशलता से उसको स्थापित कर दिया। इस बात के बावजूद कि जब छत्तीसगढ़ से सांसदों की टिकट की घोषणा हुई
तो पूरी की पूरी एक जो पूरी पौध थी वो साफ हो गई, और मोदी जी ने कहा कि भैया इनको इनको टिकट देना, और जिनको टिकट नहीं मिली उसमें अभिषेक सिंह शामिल थे, जो रमन सिंह के पुत्र थे। लेकिन इसके बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है सौरभ, जिसको छत्तीसगढ़ की महिला मतदाताएं पहचानती हों, और जिसकी चेहरे की जो मुग्धता है, जो सरलता है, सहजता है, और जो उनका विनम्र अपना स्वभाव है, उसको लेकर कोई शक सवाल होता हो। लोगों की नाराजगी बीजेपी के एक कैडर से है कि ये परेशान करते थे, या इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, या ये सत्ता के दंभ में थे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर रमन पर कहीं कोई आरोप आक्षेप कभी नहीं रहा, और यही वो चीजें हैं जिसके कारण डॉक्टर रमन सिंह आज भी अपराजेय बने हुए हैं। अब जहां तक संगठन का विषय है, तो ये एक तथ्य है कि 15 वर्ष का समय सौरभ एक पीढ़ी के बड़े होने का होता है, एक पीढ़ी बदल जाती है उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति तक नदारद है, हमको नजर नहीं आता। वो भाजपा जिसको एकात्म मानववाद या अंत्योदय की जैसी चीजें कही जाती थी, जो विपक्ष का दल कहा जाता था, जिसको मालूम है कि सत्ता अलग विषय है, मगर मुद्दों की लड़ाई लड़नी और सड़क पे कैसे लड़नी है ये भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता था। तो ये भाजपा हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती। इस बात के साथ कि डॉक्टर रमन सिंह को अब भी चुनौती देने की भरसक कोशिश हुई है, सौदान सिंह का वहां से हटना, ये माना गया था कि डॉक्टर रमन के लिए नुकसानदेह होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी किसी प्रभाव क्षमता पर, उनकी किसी संगठन पर, पकड़ पर कोई असर पड़ गया हो, ऐसा नहीं है। अब चूंकि बीजेपी विपक्ष में है सौरभ, तो ये चीजें कभी मीडिया का चर्चा नहीं होती हैं कि प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत लोग आते हैं दिल्ली और संगठन के लोगों से मिलते हैं। आप अगर उनसे उस समय पूछे हों, जैसा कि मैंने पूछा था ब्रजमोहन जी से कि आप वहां दिल्ली में हैं, क्यों पहुंचे, क्या कुछ विशेष कारण है, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने मित्रों से मिलने आए, हाल चाल लेने आए हैं। तो कवायद हमेशा से डॉक्टर रमन को थोड़ा नीचे करने की या उनको परास्त करने की होती रही है, लेकिन अब तक नतीजों में तो सफलता मुझे कभी दिखी नहीं। जब भी कोई बात हुई है, तो जब भी उनकी कोई टिप्पणी आई है डॉक्टर रमन की, या जब कभी उन्होंने कोई अपनी राय व्यक्त की है, तो कार्य रूप में तो हमेशा वही नजर आया है। हाँ, डॉक्टर पुरंदेश्वरी ने यह जरूर कहा है, सॉरी डॉक्टर नहीं, श्रीमती पुरंदेश्वरी ने कहा है कि हम अगला चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जवाब डॉक्टर रमन ने खुद दिया है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कई बड़ी बड़ी चेहरे हैं, एक छोटा चेहरा मेरा भी है। सारी चीजें स्पष्ट हैं। तो उसमें कहीं पर मतलब अजय चंद्राकर जैसा प्रखर वक्ता, अजय चंद्राकर जैसा ऐसा वाक्य शब्द शैली का धनी, ज्ञान का धनी, जब विधानसभा में वो कुछ कहते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। सत्ता पक्ष उनकी तारीफ करते नहीं थकता, और वाकई में बहुत 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 गजब का बोलते हैं वो जब बोलते हैं। लेकिन आप संगठन के अंदर उनको खोज लीजिए, नहीं, उनकी नजदीकी, उनकी करीबियत ब्रजमोहन से है। तो ये चीजें वो हैं सौरभ जी जो साफ नजर आती हैं, और कहीं पर भी अब तक तो कम से कम, जबकि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर रमन सिंह के लिए कोई चुनौती नहीं नजर आती। दूसरी बात, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, चूंकि प्रथम पंक्ति इतनी शक्तिशाली हुई, उसने द्वितीय पंक्ति को ले लिया, तृतीय पंक्ति इतनी कमजोर है कि अपने पांव पे अभी चलना नहीं जानती, उसे संघर्ष क्षमता नहीं आता। आप किसी भाजपा के नए नवेले नौनिहाल बच्चे को बुला लीजिए जो जोर से बीजेपी जिंदाबाद कहता, उससे पूछ लीजिए कि एकात्म मानववाद क्या होता है, और छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो एकात्म मानववाद नहीं बता पाएगा। अब हम लोग उसी हिस्से में चलना चाहते हैं। सौरभ, आप कह रहे थे कि आपके भी कुछ इंसाइट्स हैं जो आप शेयर करना चाह रहे थे, उससे मतलब उसमें मेरी दिलचस्पी है, लेकिन अभी टेलीविजन मेरे एक तरफ चल रहा है, और जो अभी की ब्रेकिंग्स है मैं देख रहा था, तो उसमें 2-3 बार ये चीज फ्लैश होके गई। आई एम श्योर आप लोग भी इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। इसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वहां पे नेतृत्व परिवर्तन हो। आपने जिस तरह से उनके परफॉर्मेंस को आंका था और उसके बाद में उन सारी चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट दिया था, उसके बाद पार्टी मतलब अगर उसे एक 50-50 वाले फॉर्मूले को एक तरफ रख लें कि ये एक वजह है, क्या दूसरी भी कोई वजह आप पाते हैं जिस वजह से राहुल गांधी चाहते हैं कि अब हो गया जितना समय वो भूपेश बघेल को मिलना चाहिए था, किसी और व्यक्ति का समय आ गया है, या फिर वो एक सिर्फ एक डील तक के सीमित बात है?
नहीं 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 नहीं, राहुल राहुल को लेकर तमाम सियासी तंज हो सकते हैं, तमाम बातें हो सकती हैं, पर इससे कोई इनकार नहीं है कि राहुल की पूरी बात को अगर हम सुन पाए, अगर पूरी बात हम सुन पाए, तो राहुल ने गंभीर बातें कही हैं हमेशा। जहां तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये बात है कि राहुल चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, तो सिर्फ और सिर्फ वो 2.5 साल एक मुद्दा नहीं है। कई बहुत सारी और चीजें हैं जिसको लेकर सुगबुगाहट सियासत, देखिए सियासत में जो चीजें सुगबुगाहट के तौर पे या कानाफूसी के तौर पे या इस तरीके से इशारों में कही जाती हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा तथ्यात्मक पे भारी पड़ जाती हैं। तो जो कानाफूसी है, जो बातें हैं, वो ये हैं कि सिर्फ 2.5 साल, अब मुझे ये लगता है कि 2.5 साल एक बहाना मिल गया कि यार ये 2.5 साल की बात तो थी, चलो इसको करो। इसके अलावा कुछ ऐसा है, अब शायद इसमें भूपेश चूक गए, वो नहीं समझ पाए कि ये चीजें किस रूप में सामने जाएंगी, और वो सामने चली गई। फिर उनका तेवर हो, उनकी कार्यप्रणाली हो, या कि उनके वो लोग जो उनके सलाहकार माने जाते हैं, अघोषित, घोषित की बात नहीं कर रहा हूं, अघोषित सलाहकार जिनका प्रभाव राज्य के हर फैसले, हर निर्णय पर होता है, उनको लेकर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है। क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल को लेकर एक बहुत आम सी राय रही है कि भूपेश बघेल एक ऐसा व्यक्ति रहे हैं या है जिससे मिलना कतई कठिन नहीं है। आप कभी भी उनसे अपनी बात कह सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। जनवरी 2019, हाँ 19 तक तो मेरा ही फोन उठा लेते थे। अब वो समय नहीं रह गया है, अब वो नहीं उठाते, उनकी व्यस्तताएं रही होंगी या जो भी। तो जब आदमी व्यक्ति सत्ता में होता है ना निखिल, तो उसको बताया जाता है कि देखिए अमुक जो सत्य लिख रहा है, उस सत्य से आपको बड़ा नुकसान होगा। वो जो सिंहासन बत्तीसी की 32 कठपुतलियां हैं, वो बहुत सारी सक्रिय हो जाती हैं, और वो सत्य को भ्रम और भ्रम को अपने हिसाब से उनका दृश्य दिखा देती हैं, और उससे स्थितियां बनती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इन चीजों के परिदृश्य में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये 2.5 साल सिर्फ वादा निभाने का नहीं है, कतई नहीं है। इसको बिल्कुल नहीं स्वीकारना चाहिए। यदि इसे कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि या तो राजनीति में बहुत ज्यादा परिपक्व है और इसलिए सबको अपरिपक्व मान रहा है, या उसे शायद हम जो राजनीति के छात्र हैं, आप, मैं, सौरभ, उसको हमारे साथ क्लास कर लेना चाहिए। वो कम से कम हमें 2.5 साल की कहानी न बताए कि देखिए 2.5 साल का वादा था और राहुल जी ने उस वादे को निभाने के लिए ऐसा कह दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसके साथ बहुत सारी और चीजें हैं, और आप हो निखिल या सौरभ हो, आप दोनों को पता है कि राजनीति में कई चीजें ऐसी होती हैं जो उस वक्त नहीं बोली जाती, क्योंकि वो गलत हो जाती हैं जिस वक्त उसको नहीं बोला जाना चाहिए। बाद में सियासती किस्से सौरभ फिर सुनाएंगे, उस समय उनको बता दूंगा कि भाई ये किस्सा, इस पर खबर बना ली। अगला सवाल मेरा आपसे ही है। आपने काफी वो एंटिसिपेशन बिल्ड कर दिया है यहाँ पे आते तक के कि मेरे पास भी कोई जानकारी है। तो अच्छा, तो हाँ सौरभ भाई, आप मुझे बताओ कि आपके पास क्या जानकारी, हम भी तो जाने। तो जो अब टीवी पे ब्रेकिंग की शक्ल में चल रहा है वो सत्य है, और वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पुराना सत्य है, जिसमें ये मुझे कांग्रेस के ही कुछ सूत्रों ने बताया। जाहिर सी बात है कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, दे वर प्रिवी टू दैट कन्वर्सेशन, कि क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया गया है भूपेश बघेल को कि आपको जाना होगा। दूसरी चीज, जो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ, उसमें ये कहा गया कि आपको हम एआईसीसी में अकोमोडेट करेंगे और अच्छे से अकोमोडेट करेंगे। फिर उसको इस तरह से भी समझाएगा कि देखिए, कांग्रेस सिस्टम जो फेल हुआ है ना पूरे नॉर्थ इंडिया में, वो इसलिए फेल हुआ कि जब तक कांग्रेस डोमिनेंस में था, अगर एक हम 77 से 80 का दौर छोड़ दें, 79 का, तो कांग्रेस सिस्टम डोमिनेंट था अब टिल 1989-90। तो लोगों को लगता है कि साहब एकदम से मंडल कमीशन आ गया और ओबीसी असर्शन शुरू हो गया, विच इज नॉट ट्रू। उसके पहले से ही वो असर्शन दिखने लगा था। इनफैक्ट 77 से 79 के बीच भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी सहभागिता दिखने लगी थी, लेकिन कांग्रेस अपने सिस्टम में उनको कोऑप्ट नहीं कर पाई थी। कई जगह रीजनल पार्टीज आई, समाजवादी पार्टी, बसपा,
बिहार में पार्टियां रही सब जगह, उन्होंने कोऑप्ट किया, और बीजेपी ने फिर सोशल इंजीनियरिंग, और जिसका 2014 में फाइनली उनको वो फॉर्मूला मिल गया कि भाई सोशल इंजीनियरिंग भी रहेगी, रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, एग्रेसिव, वो सारे कॉकटेल। अब ये बार बार कांग्रेस के रणनीतिकार समझ रहे हैं कि जब तक हम पिछड़ों की राजनीति के हिस्सेदार नहीं बनेंगे तब तक हमारा रिवाइवल नहीं है। तो इस पूरी थ्योरी को समझा के भूपेश बघेल और सबको ये भी कहा गया कि देखिए, एक बड़े नॉर्थ इंडिया के ओबीसी चेहरे की पार्टी को जरूरत है और तलाश है, और भूपेश बघेल जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर भी उनकी एक अच्छी संख्या है। तो वो भी उनको एक दिया गया कि लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ऐसा होता है ना कि कई बार क्या होता है कि जब जैसे एचआर वाले पिंक स्लिप पकड़ाते हैं ना कि ब्रो तुमको जाना होगा, तो उसके पहले एक लंबा भाषण दिया जाता है कि कैसे जाने के बाद भी आपकी ग्रोथ कैसी होगी। जैसे आर्मी में जब एसएसबी में आपका सिलेक्शन नहीं होता, रिजल्ट अनाउंस करने आते हैं फाइनल, उसका जीडीवीडी सब हो जाने के बाद, इंटरव्यू के बाद, तो बोलते हैं कि देखिए दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। कई लोग थे जो एसएसबी में सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे, कई मशहूर लोग। तो फिर पूछने लगते हैं तो स्टूडेंट ही बताते हैं, हाँ जी एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, ऐसे नाम गिनाए जाते हैं कि उन्हीं के मुंह से ये कि ठीक है, इट्स ओके, आई मीन इट्स अ गुड थिंग। तो वैसी कुछ चीज है। लेकिन भूपेश बघेल ने जो दांव 2018 में चला था वही दोबारा चला कि ठीक है आप कहेंगे तो आई विल स्टेप डाउन, लेकिन मैं एआईसीसी में नहीं आ पाऊंगा, मेरी तो राजनीति और राजनीतिक जमीन छत्तीसगढ़ में है। और वहां से वो प्रेशर बिल्ड होता है जो तब बिल्ड हुआ था ताम्रध्वज साहू वाले खेल में। लेकिन उसके बाद संकेत भी कर दिया गया विधायकों को कि ब्रो अब शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है। तो उसी शक्ति प्रदर्शन के क्रम में ये विधायकों की फेरी हो रही है, चिट्ठी लिखी जा रही है। पीएल पुनिया प्रभारी हैं, और पीएल पुनिया अब से प्रभारी नहीं है, सत्ता में आने के पहले से प्रभारी हैं पीएल पुनिया, तो उनको भी कम्युनिकेट किया जा रहा है। अब कई लोगों को लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पुनिया जी किसका केस ज्यादा पुश कर देते हैं, ये भी एक हो सकता है। पर उसमें फिर एक राय ये भी आई कि भाई पुनिया जी आला कमान के व्यक्ति हैं, तो वो उनके स्टेक तो सब जगह ही सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कहीं हो सकता है थोड़े से ज्यादा रहें, कहीं कम। अब वो डिटेलिंग यहाँ नहीं दी जा सकती है, याज्ञवल्क भाई समझ गए हैं। तो मैं आता हूँ आप पे। तो पुनिया जी की इसकी पैरवी करेगी, ये सब बात है। लेकिन फिलहाल आला कमान ने कर दिया है स्पष्ट। एक चीज ये है कि बीजेपी इज वेरी कीनली ऑफ कोर्स ऑब्जर्विंग दिस डेवलपमेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, है ना, कि एकदम से जो जैसी खबरें एमपी से आती थी, जैसी खबरें पंजाब से आती थी, जैसी खबरें राजस्थान से आती थी, एक प्रचंड जनादेश वाले राज्य से भी वो खबरें आ रही हैं। तो वो टसल जो दिख रही है, और एक जो मैंने सवाल की शक्ल में याज्ञवल्क भाई से भी पूछा था कि वो जो एक ओबीसी मोबिलाइजेशन, और उसमें उनको एक क्रैक दिख रहा है, गैप दिख रहा है कि यहां से हम एंटर करेंगे। क्योंकि अब तक बहुत मुद्दे उन्हें दिखे नहीं, कुछ मेरे नौजवान दोस्तों से जुड़े मुद्दे जरूर हैं, चाहे वो एसआई भर्ती का मुद्दा हो, चाहे टीचरों की देर से नियुक्ति का मुद्दा हो, लेकिन एक रूरल चैटर होती है, वो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट हो। और एक वो सर मैं रोक सकता हूँ क्या प्लीज? जी बिल्कुल। देखिए, आपने एक बहुत गजब की बात छेड़ी, आपने रोजगार की बात छेड़ी। जब भी हमको हम लोग को मुझे मैं बात ठीक नहीं जानता, मुझे जब समझना होता था कि पब्लिक का व्यू क्या चल रहा है, यार भूपेश भाई की लोकप्रियता का मतलब अभी स्टार कौन से ग्राफ पे चल रहा है, कौन से डिग्री पे चल रहा है, तो हम उनका ट्वीट देखते थे। जब भी वो ट्वीट डालते थे किसी घोषणा का, किसी विकास का, उनके नीचे को मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू करता था, फिर वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो। रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा था। आप सबसे पहले निखिल ने पूछा था कि क्या 2.5 साल ही मुद्दा है, मैंने कहा नहीं, 2.5 साल मुद्दा नहीं है। उसके साथ साथ बहुतेरे मुद्दों में रोजगार एक सवाल है। आप घोषणाएं करते रहे, और सौरभ भाई अगर मुझे याद नहीं है तो, गलत याद नहीं है तो, ये प्रश्न आप ही का था कि भर्ती होनी है, भर्ती कब होगी? उन्होंने कहा भर्ती हो रही है। आपने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। तो भर्ती ना हुई थी गुरु, मुझे याद है ना, मैं देखा था उसको। उतनी क्लिप निकाल के नौजवानों उतनी हाँ, ये क्लिप सौरभ भाई उतनी ही निकली, वायरल हुई थी
जितनी क्लिप आप असम के वर्तमान मुख्यमंत्री का एक आप इंटरव्यू ले गए थे, और जो आपने छौंकी चलाई थी भाई साहब, आपने तो कुछ ना किया था, इंटरव्यू किया था, छौंकी बन गई थी यहाँ। उतनी ही क्लिप अगर मैं होता तो वो ना हो, मतलब भूपेश बघेल कौन मैं नहीं जानता। ये बातें गंभीर हैं, वो किस लहजे में कहेगी आप उसको छोड़ दीजिए। सौरभ ने सवाल किया था, सौरभ का बहुत सीधा सा प्रश्न था कि एक प्रश्न ऐसा आया है और ये प्रश्न ये कहता है, इससे साउंड ये होता है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पूछ दिया भूपेश बघेल कौन है। ये बताता है कि आपका वजन क्या है सर। क्या असम के मुख्यमंत्री वर्तमान इतने इतने कम इतने इतने श्रवण शक्ति की कमजोर थे कि उन्हें नहीं पता है कि कौन क्या कह रहा है। तो जो विषय है, जो मैं आपको टोका जिसके लिए, बस विषय इतना है कि रोजगार एक अहम मुद्दा है। आप किसानों को बोनस दे दीजिए, ओके ठीक है सर दे दीजिए। आप किसानों का कर्जा माफी कर दीजिए, ठीक है सर दे दीजिए। लेकिन इस बात को नहीं भूला जा सकता है कि आपके होते हुए छत्तीसगढ़ के भीतर जो समरसता का एक प्रदेश है, वहां छत्तीसगढ़ और गैर छत्तीसगढ़िया का एक विषय आया, जिस विषय ने छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना को नाम की किसी संगठन को पैदा किया, जिसने तमाम तरह के विरोध और बहुत संघर्ष की स्थिति पैदा की। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आला कमान से नहीं छुपी हैं, क्योंकि भूपेश जिस खूबसूरत आक्रामक तेवर के धनी हैं, उस आक्रामक तेवर ने उनके मित्र तो कम बनाए मगर शत्रु ज्यादा बनाए हैं। निखिल आपको शायद बोलना चाह रहे हैं। मैं सौरभ भाई को बीच में टोक दिया था, आप उसके लिए खेद है, लेकिन आप सौरभ भाई अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। मैं और एक चलन हमने खूब देखा है रमन सिंह सरकार में भी और भूपेश बघेल सरकार में भी। रायपुर की जो मीडिया है वो एकदम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात प्रियम। तो मतलब और इस चीज को लेके जैसे हम लोगों को अक्सर दिखता है कि यार हम तो दिल्ली में घूम रहे हैं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग क्यों है। हम तो दिल्ली का अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ भूपेश बघेल का विज्ञापन क्यों है। कई मुख्यमंत्रियों ने ये चीज समझ ली है कि दिल्ली दरबार और दिल्ली का जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है उसके बीच अपनी इमेज दुरुस्त रखना बड़ा जरूरी है। हालांकि आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो कांग्रेस को ये पॉलिटिक्स सूट कर रही थी। मतलब एक ये दिख रहा था कि एक जगह उन्होंने यंग फेस दिया। अगर आप एमपी राजस्थान और यहाँ 3 जगह सरकार बनी थी तो वहां पे अशोक गहलोत पे दांव लगाया और वहां पे कमलनाथ पे। तो यहाँ हुआ कि इन्होंने अगले 15-20 साल के लिए एक लीडर तैयार कर लिया है। तो ये वाली चीज एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। एक जो आखिरी बात है वो ये है कि अभी सत्ता का जो हस्तांतरण है वो 2.5 साल का होगा या 2 साल और 6 महीने का होगा। एक ये थ्योरी भी है कि भाई टी.एस. सिंहदेव, जो याज्ञवल्क्य भाई ने कहा कि साहब चुप्पी है, वो सब बातें ठीक है, पर उन्होंने कहा कि भाई कमिटमेंट था, आपने मुझे इतनी सीटों का दायित्व दिया, मैं इतनी जिता के लाया, कमिटमेंट था। फिर पिछले 2-2.5 साल में क्या हुआ हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ ये हो, और किस तरह से सीएम के क्लाउड का इस्तेमाल करके किया गया आलाकमान को पता है, ये सारी चीजें। और फिर कहा गया कि भाई अगर आपको लगता है कि नहीं उन्हीं के नेतृत्व में जीतेंगे तो आप 6 महीने में फिर कर दिएगा। तो इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। शक्ति प्रदर्शन के दौर भी चलेंगे, लेकिन अगर अड़ ही गया आलाकमान तो फिर भूपेश बघेल के पास विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पॉलिटिक्स कांग्रेस की इकोसिस्टम के भीतर ही थ्राइव और सर्वाइव करेगी। कोई वो अजीत जोगी का हश्र देख चुके हैं, है ना। तो वो, और उनको पता है कि जो चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, हमने दोनों में ही देखा, खासतौर पे भाजपा में तो ये हमेशा ही हुआ कि कभी कोई पार्टी छोड़ के गया तो बहुत बड़ा विकल्प नहीं बन पाया। कांग्रेस में ऐसा रहा है, बंगाल से लेके और आंध्रा तक हमने कई जगह देखा जब अलग अलग लोग निकले और उन्होंने पार्टी खड़ी की। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल उसकी संभावना देखिए, क्योंकि प्लेयर्स बहुत बिग हैं, तो रीजनल आइडेंटिटी का कार्ड आप एक लिमिट तक ही खेल सकते हो, क्योंकि आपके सामने वाले भी वो पत्ते रखे हुए हैं अपने पास। तो ये चीजें हैं, अभी दिलचस्प होने वाला है। याज्ञवल्क्य भाई, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमें अपने इंसाइट्स बताते रहें और हमारे नेता नगरी के दर्शक उससे लाभान्वित होते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने मुझे बुलाया, मुझे समय दिया। निखिल आपका शुक्रिया, और ये बातचीत सार्थक रही होगी। जो दर्शक इसे देख रहे होंगे, अगर वो छत्तीसगढ़ के हैं खासकर उनके लिए, तो मुझे भरोसा है कि मैंने वो जो जानते हैं, वो जो सुनते रहे हैं, जिनको वो सटीक जानते हैं, उससे कोई इतर बात नहीं की है। और मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अब तक मुझे समझ आया बतौर राजनीति के छात्र,
मैं सीख रहा हूँ। सौरभ थोड़ा मुझसे ज्यादा ग्रेजुएट होंगे, मैं हायर सेकेंडरी में चल रहा हूँ सर। अरे सुनो तो, निखिल भाई मेरे साथ चल रहे होंगे। हम सब नहीं सर, आदरणीय दर्शकों, हम सब छात्र हैं। ये जो बिल्कुल। दौर चल रहा है ये सीखने का है। और जो एक प्रश्न है जो मुझे बार बार सोचने को मजबूर कर रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ कि जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं कि सरकार मेरी बहुमत में है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या बताना चाहते हैं, इसे सोचना चाहिए। थैंक यू सौरभ, आपने थैंक वक्त यू, दिया। थैंक यू राघुल थैंक जी। यू निखिल, थैंक यू।